दोस्तों नमस्कार। आज जिस मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो मुद्दा है आपकी थाली का, आपकी खाद्य सुरक्षा का। अगर इस देश में खाना महंगा होता जाएगा तो क्या होगा इस देश की आर्थिक स्थिति का हाल, इस देश के नागरिकों की स्थिति का हाल और ओवरऑल इस देश में डेवलपमेंट का स्तर क्या होगा। कभी आप सोच के देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए गेहूं हो जाता है 50 रुपए, सब्जियां हो जाती हैं 200 रुपए और इसी तरह से हर चीज, दूध हो गया 100 रुपए लीटर, अंडा मुर्गी हो गया 300 400 500 रुपए किलो। अगर हर चीज इस तरह से बढ़ेगी तो देश में आर्थिक स्थिति का क्या हाल होगा। 144 करोड़ लोगों में जहां हम आज 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना बांट रहे हैं, उसका राजनीतिक विश्लेषण भी आप कर सकते हैं। अगर हम उसको आर्थिक सच्चाई भी माने तो 80 करोड़ लोगों को अगर भारत सरकार ये मानती है कि ये फ्री राशन के हकदार हैं, तो अगर राशन के दाम दुगने तीन गुने हो गए तो उस स्थिति में क्या होगा। ये मुद्दा बहुत गंभीर है। इसीलिए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो भारत की आधार पे, जिसको हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात नहीं करेंगे तो इस देश में समस्याएं गंभीर हो जाएंगी। वो इसलिए गंभीर हो जाएंगी कि दुनिया में कोई ऐसा बाजार नहीं है जो आपकी जरूरतें पूरी कर सके। जब 144 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ भी खरीदने के लिए उतरेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दाम भी दुगने तीन गुना हो जाएंगे। इसीलिए बाकी किसी क्षेत्र में हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं या ना बनाएं, लेकिन खाद्य सुरक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें आयात पे निर्भर होना पड़ेगा। और जैसे ही दुनिया के बाजारों को पता लगता है कि भारत खरीदने आएगा तो वहां पे दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यापारी इस तरह के प्रॉफिट के मौके को खोना नहीं चाहेगा। तो भारत के पास क्या रास्ते हैं, इस बात की आज हमें चर्चा करनी जरूरी है। ये बहुत एक्साइटिंग एरिया शायद आपको ना लगे, लेकिन चिंताजनक स्थिति हमारे सामने है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हम बात कर रहे हैं इस देश में, आप पार्लियामेंट में सुने, राजनेताओं को सुने, सत्तारूढ़ को सुने, तो ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, खाने की कोई समस्या नहीं है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये सरकार का दावा है, चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो। लेकिन जब हम इकोनॉमिक सर्वे को देखते हैं, भारत की ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं, तो कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया में सबसे ज्यादा खाने के तेलों का आयात भारत करता है। करीब हम अपनी जरूरत का 70% तेलों का आयात करते हैं। तो क्या यह सुखद स्थिति है? मान लीजिए कल जैसे यूक्रेन वॉर के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के दाम चढ़े थे, कोरोना के टाइम में दाम चढ़े थे, 200 रुपए लीटर हम तेल की बात करते थे और देश में हर जगह उसकी चर्चा थी। तो क्या यह स्थिति सुखद है? जैसे ही दालों के दाम बढ़ते हैं, 150-200 रुपए के ऊपर पहुंचने लगता है, हम दालों के आयात की बात करने लगते हैं। और इस बार का तो इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि दालों का प्रोडक्शन कम हुआ है, लेकिन देश की आबादी बढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि दालों का जो अवेलेबिलिटी है वो कम हुआ है, मतलब डिमांड वही है या ज्यादा हुई है, सप्लाई कम हुई है, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि दाम बढ़ेंगे। दूसरी तरफ हम कहते हैं हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत है, फिर हमने एक्सपोर्ट बैन क्यों किया? हम ये कहते हैं हमारे यहाँ पे सब्जियों का उत्पादन बहुत है, तो फिर हमने प्याज का एक्सपोर्ट क्यों बंद किया? हम ये कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, तो दूध के उत्पादन की लागत जो बढ़ी है, जिसके कारण कोऑपरेटिव्स को या प्राइवेट सेक्टर को दूध के रेट बढ़ाने पड़े ताकि किसानों को पूरा पैसा मिल सके, ऐसी जरूरत क्यों हुई? आज स्थिति ये है कि जो मक्का हम पिछले 10-15 साल पहले 5-6 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते थे भारत से, आज हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, वो भी ड्यूटी फ्री। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो स्थितियां हैं और जो भारत में है उनमें बहुत फर्क है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो मुद्दे आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं आपस में चर्चा करिए।
अगर आप पॉलिसी मेकर्स को जानते हैं, पॉलिटिशियंस को जानते हैं, तो ये सवाल पूछिए, क्योंकि जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक सुधार नहीं होगा। आज स्थिति ये है कि अगर सब कुछ ठीक है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? अगर आप सरकारी आंकड़े देखें तो उसमें लिखता है कि साहब पिछले साल से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जब आप आंकड़ा देखते हैं तो आपको लगता है दालों का प्रोडक्शन कम हुआ है, तिलहन का प्रोडक्शन कम हुआ है, मसालों का प्रोडक्शन कम हुआ है, कॉटन का प्रोडक्शन कम हुआ है, वर्चुअली हर क्रॉप का प्रोडक्शन कम हुआ है एक्सेप्ट पैडी का, या गेहूं और चावल को अगर हम छोड़ दें। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इस समय जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा है वो कितना सही है। अगर आप मेरे से पूछें, मैं इस सरकारी डेटा को फेस वैल्यू पे लेना नहीं चाहूंगा। कारण बहुत सिंपल है। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे जाइए, उस समय बेतहाशा महंगाई थी। आज से जो आबादी है वो कम थी, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा थी। कारण ये था कि सरकार इस गलतफहमी में थी कि जो डेटा उनके सामने आ रहा है वो सही है। सबसे बड़ी जो चुनौती हिंदुस्तान में आज है वो है रिलायबल डेटा की। और उस समय भी 2014 में जब मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में बीजेपी के प्रवक्ता बैठते थे तो अक्सर मैं उनको कहता था कि मनमोहन सिंह सरकार ने जो आपको डेटा दिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, इसको आप रीवैलिडेट करिए। ये डेटा सही नहीं है, आप फंस जाओगे। क्योंकि पॉलिटिशियंस में क्या होगा कि मनमोहन सिंह की सरकार में मान लीजिए कि 100 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ, तो मोदी सरकार को हर हालत में उससे ज्यादा दिखाना ही होगा, नहीं तो लगेगा कि आपने डेवलपमेंट में कुछ नहीं किया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आपके राज्य में खत्म हो गया, एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। तो इसलिए हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार, पिछली सरकारों से हमेशा ज्यादा डेटा करके ही छापा जाता है, पिछले सालों से ज्यादा ही छापा जाता है। सवाल इस बात का है कि इस डेटा का कंपाइलेशन कौन करता है? केंद्र सरकार? जी नहीं, वो डिपेंड करती है राज्य सरकारों पे। तो क्या राज्य सरकार करती है? जी नहीं, वो डिपेंड करते हैं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स पे। तो क्या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स फील्ड में जाते हैं? बहुत कम। मैं अपना अनुभव बताता हूं कि जब मैंने अपने क्षेत्र में, जहां पे मेरे पास सोयाबीन प्लांट था, मैंने वहां एक्सटेंशन एक्टिविटीज में खर्चा करके वहां का प्रोडक्शन करीब 5 से 7 गुना बढ़ा दिया था, लेकिन सरकारी आंकड़े वही जो 5 साल पुराना डेटा था वही बताते थे। जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो आपको खाद की डिमांड बढ़ेगी, और जब खाद की डिमांड बढ़ेगी तो खाद की सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि कंट्रोल्ड कमोडिटी है। जब खाद की सप्लाई नहीं आती थी और मैंने जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों से कहा कि हमारे क्षेत्र में खाद नहीं मिल रही है, तो उनका ये कहना था, देखिए आपके यहाँ से जो रिपोर्ट आई है, आपके वहाँ इतना प्रोडक्शन है ही नहीं, तो खाद किस बात की। जबकि हकीकत कुछ और थी कि प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ चुका था। लेकिन सरकारी आंकड़े में एग्रीकल्चर ऑफिसर ने अपना डेटा नहीं बदला था, उसको लगता था कि दुनिया रुकी हुई है। वो तो थी पॉजिटिव बात। दूसरी स्थिति यह है कि अगर आप लगातार जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं अगर हो रहा है, तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? लेकिन एक आंकड़ा हमें और देखना होगा। देश में आबादी बढ़ी पिछले 20 साल में करीब 27%, लेकिन फूड प्रोडक्शन बढ़ा करीब 17%। तो 10% का गैप बहुत बड़ा होता है फूड में, क्योंकि जब व्यापारियों को पता लगता है कि डिमांड 100 की है और अवेलेबल 95 है, तो निश्चित रूप से दाम बढ़ेंगे। इवन 99 भी है तो दाम बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी भूखा मतलब सोना नहीं चाहेगा, किसी भी कीमत पर उसको खाना चाहिए, तो रेट बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये कि क्या हमारा डेटा सही है, मैं इसको फेस वैल्यू पे नहीं लेता। अब भारत सरकार ये जो सार्वजनिक करे कि जो डेटा है उसको वो क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्री की मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो इंडस्ट्री अपनी तरफ से आकलन करती है, क्योंकि उनको फैक्ट्री चलानी है, व्यापार करना है, उनको अपना कैश फ्लो मेंटेन करना है, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट भी करना है, तो वो ज्यादा सजग है सरकार से। इंडस्ट्री के डेटा और सरकार के डेटा में हमेशा फर्क आता है, और इसी कारण से इसका असर पड़ता है हमारी जो पॉलिसी है उस पे। सरकार सोचती है सब कुछ ठीक है, इसलिए वो
अलग पॉलिसी बनाती है, इंडस्ट्री उम्मीद करती है, जैसे इस समय पोल्ट्री की बात कर रहे हैं, मक्का 27 रुपए हो गया और सरकार को लगता है कि नहीं 22 MSP के आसपास रहेगा। 5 रुपए किलो मुर्गी का फीड बहुत मायने रखता है, क्योंकि उससे आपका प्रोडक्शन करीब 7 से 10 रुपए महंगा हो जाता है, और जब महंगा होता है और एक्चुअल उसका इफेक्ट आता है 15 से 20 रुपए किलो के आसपास, जो कंज्यूमेबल मीट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। इस स्थिति में तो कंज्यूमर तो शोर मचाएगा कि महंगाई है, और जब महंगा होता है तो कंजम्पशन कम होती है, तो जो आपके फार्मर्स हैं उनकी इनकम कम होती है, जो वो प्लेसमेंट करते हैं ये सोच के कि खपत बढ़ेगी, एक्चुअली वो खपत कम होती है, तो उनको घाटे में बेचना पड़ता है, और जब सारे किसान घाटे में बेचने का प्रयास करते हैं तो बाजार गिरता है, और जब बाजार गिरता है तो सब किसानों को नुकसान होता है। ये बड़ा खतरनाक विशेष साइकिल है जिसको हमें समझना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप आंकड़ा उठा के देखें, सोयाबीन का जो बीज हम आज में इस्तेमाल कर रहे हैं वो 40 साल पुराना है। इसी तरह से जो किसान आज गेहूं के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो 20 से 30 साल पुराने। सवाल इस बात का है कि हर साल 10,000 करोड़ रुपए जो रिसर्च के नाम पे दिया जाता है वो जाता कहाँ है, पहली बात। और दुख की बात यह है कि सरकार ये बोलती है कि हमने साहब 200 बीज 500 बीज हर साल नए रिलीज कर रहे हैं। आपको जरूरत ही नहीं है। आप ऐसा एक बीज रिलीज करिए जो किसानों की आमदनी बढ़ाए और देश को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर करे। यहां पे कोई कंपटीशन नहीं है कि आप इतनी सारी वैरायटीज रिलीज कर रहे हैं, वो तो साइंटिस्टों में कंपटीशन होता है, उनको प्रमोशन चाहिए, आर्टिकल लिखने हैं, सब कुछ होना है। सवाल इस बात का है कि जितने बीज आपने रिलीज किए पिछले 5 सालों में, कितने किसानों ने अडॉप्ट किए, ये डेटा कहां है, और कितने किसानों ने अडॉप्ट किए। सवाल इस बात का है कि 100 में से क्या 2 काम आ रहे हैं, 3 काम आ रहे हैं, 5 काम आ रहे हैं। अगर 5 भी काम आ गए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सवाल अब इस बात का आता है कि जब हम रिसर्च पे ध्यान नहीं दे रहे, पैसा दे रहे हैं लेकिन आउटकम नहीं समझ पा रहे, उस स्थिति में क्या होगा? किसान की प्रोडक्शन कम हो रही है क्योंकि वाटर टेबल नीचे जा रहा है। हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ की हालत खराब है, जमीन में कार्बन की स्थिति जो एसेंशियल है पौधे की ग्रोथ के लिए, वो खत्म होता जा रहा है। पानी नहीं है, उर्वरकता जमीन की खत्म हो रही है, तो आपका बीज कैसे काम करेगा और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? इस पे कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? क्या इसकी कोई मंथली रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट राज्य सरकारें जारी करती हैं कि किस क्षेत्र में कितना कार्बन कंटेंट है? आफ्टर ऑल इतने सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, खर्चा कहाँ जा रहा है? मंथली रिपोर्ट क्यों नहीं मिल रही ताकि हम वक्त रहते उस पर कार्रवाई कर सकें? 5 साल बाद 10 साल बाद पता लगता है जी जमीन खत्म हो गई, तो 10 साल की सरकारें क्या कर रही थी? ये बात भी एक चिंता की। तीसरी सबसे बड़ी चिंता की बात जो राजनीतिक दृष्टि से है और आर्थिक दृष्टि है कि पूरा फोकस एमएसपी पे है कि किसानों की एमएसपी बढ़नी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़े या ना बढ़े, क्वालिटी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन एमएसपी बढ़नी चाहिए। ये भारत को कंगाली के हालात पे लेके जाएगा। कारण मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, सूर्यमुखी का, सनफ्लावर का। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो सनफ्लावर है, जो तेल मिलता है वो है करीब 91 रुपीज लीटर, 91 रुपए लीटर। एमएसपी है 82 रुपए किलो बीज की। अगर 50% भी आप मान लेते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट हिंदुस्तान में आएगी करीब 160 रुपए। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, 10 रुपए और जोड़ दीजिए, 170-175 रुपए किलो से नीचे आपका तेल बनेगा ही नहीं हिंदुस्तान में, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में वही तेल 90 रुपए के आसपास है। अब किसान से कौन ये बीज खरीदेगा? आप हर साल एमएसपी बढ़ा रहे हैं, व्यापारी तो नहीं खरीदेगा, तो सरकार खरीदेगी तो करेगी क्या? सवाल इस बात का है। तो क्या एमएसपी, हर साल हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं हर क्रॉप की, किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन एमएसपी गलत रास्ता है। आप किसान को टेक्नोलॉजी दो, अगर आपने उसकी प्रोडक्शन को डबल कर दिया, चाहे एमएसपी उतनी ही रही, तो उसकी आमदनी डबल हो जाएगी। अगर उसकी क्रॉप में मान लीजिए 100 रुपए की लागत में 20 रुपए प्रॉफिट होता था, तो आपने उसका अगर प्रोडक्शन मान लीजिए 200 रुपए कर दिया, तो उसका प्रॉफिट 20 की जगह 40 हो जाएगा।
किसान खुशहाल होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ने से, ना कि एमएसपी बढ़ने से। इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन हमारा पूरा राजनीतिक फोकस एमएसपी पे है और यही फायदा, सबको पता है कि एमएसपी बहुत खतरनाक रास्ता है, लेकिन सत्तारूढ़ दल को घेरने के लिए ऑपोजिशन ने किसानों को उकसाने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता अपना रखा है कि हम आपकी एमएसपी गारंटी करवाएंगे, और किसान उनके पीछे लग जाते हैं। जबकि किसान इस बात को भूल जाते हैं कि जैसे ही आप एमएसपी इतनी ज्यादा आपकी हो जाएगी तो व्यापारी आपसे नहीं खरीदेंगे। एमएसपी तो मैं आपको तब दूंगा जब मैं आपसे खरीदूंगा। जब मैं आपसे खरीद ही नहीं रहा हूं तो मैं एमएसपी क्यों दूं आपको? सवाल इस बात का है। मैं तो आयात कर लूंगा। फिर आप कहोगे जी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दो। कितनी बढ़ाओगे? आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मक्का करीब 14-15 रुपए है और भारत में 27 रुपए है। अगर आप 50% भी कस्टम ड्यूटी लगाते हो, 60 भी लगाते हो, फिर भी जो हमारे कोस्टल एरिया हैं, जो समुद्री तटों पे बसे हुए राज्य हैं, अगर वो आयात करके अपने मुर्गी फार्म्स को देते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा। तब आप क्या करोगे? ये समझने की बात है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। क्या स्टेट गवर्नमेंट्स को फूड सिक्योरिटी प्लान नहीं बनाना चाहिए? हर राज्य जो अपने आप को बोलता है कि एग्रीकल्चर उसका क्षेत्र है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, महंगाई कंट्रोल उनका क्षेत्र है, उनका फूड सिक्योरिटी प्लान कहाँ है? एक भी राज्य बता दीजिए जिसका फूड सिक्योरिटी प्लान आपने देखा हो। नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर फूड सिक्योरिटी प्लान जनता के बीच में रख दिया तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके बस की बात नहीं, उनके पास कोई प्लान नहीं। फिर आप नेतागिरी नहीं कर पाओगे, आपको जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक चीज हम हमेशा भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में ह्यूमन आबादी के बराबर ही पशुओं की आबादी भी है। उनको भी चारा चाहिए, उनको भी फीड चाहिए। उसका प्लान क्या है? क्या एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कोई फीड प्लान बनाया? कोई फीड एंड फॉडर प्लान देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा। हम ये बोल देते हैं जी सफिशिएंट मात्रा में है। अगर सफिशिएंट मात्रा में है तो हमारी गायें इतना कम दूध क्यों देती हैं? हमारे यहाँ जानवर इतने बीमार और कमजोर क्यों रहते हैं? आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ज्यादा क्यों है अगर सब कुछ ठीक है तो? अनफॉर्चुनेटली जब तक हर चीज को हम पॉलिटिकल चश्मे से देखेंगे तो आपको धुंधला ही दिखाई देगा। आपको नहीं पता लगेगा सामने क्या है, सच्चाई क्या है। और जब पता लगेगा बहुत देर हो चुकी होगी, तब आप एकदम एक्सीडेंट के कगार पे होंगे, रिकवरी बहुत मुश्किल होगी। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री और फूड मिनिस्टर को और राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को, आप अपने अपने राज्य का फूड सिक्योरिटी प्लान बनाइए। फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात मत करिए कि हम राशन दे रहे हैं, पीडीएस दे रहे हैं, वो एक्ट है। मैं प्लान की बात कर रहा हूँ कि आपके राज्य में कौन सी चीज की जरूरत कितनी है, कितना गेहूं, कितना चावल, कितनी सब्जियां, कितनी दाल, कितना तेल, कितनी चीनी वगैरह वगैरह। इनका एक प्लान तो बनाइए और फिर ये बनाइए कि उसमें से कितना आपके राज्य में प्रोडक्शन होगा और कितने आप बाकी राज्यों से या विदेश से आयात करेंगे। ये तो कोई प्लान बनाइए। अगर ये नहीं है तो सिर्फ ये कहना कि सब कुछ ठीक है, दोस्तों इस बात पे आप भरोसा मत करिए। ये भुलावे में रखने के लिए एक स्मोक स्क्रीन है। इसीलिए आज की चर्चा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है इस गंभीर मुद्दे पे आपके भी विचार होंगे। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।